तो फाइनली इंतजार आपका खत्म होता है। मुझे लगता है कि 28 जुलाई को एमएनएस का एग्जाम देने के बाद देश की जितनी भी बच्चियां हैं वो जबरदस्त और बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आखिर एमएनएस का एक्चुअल पेपर एनालिसिस मेजर कल सी क्लासेस कब आपके सामने लेके आएगा। और ऑब्वियसली दोनों पेपर जो कि 28 जुलाई के आपके हुए, उन दोनों पेपर का एक सटीक एनालिसिस बिल्कुल हम आपके सामने जबरदस्त तरीके से लेके आ रहे हैं। और इस एनालिसिस का एक उद्देश्य है कि इस मॉडल पेपर को बिल्कुल पूरी गंभीरता से देखें बेटा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें क्या वाकई में आपका स्कोर 120 को टच करता है। अगर टच करता है तो बिल्कुल आप श्योर शॉट हो जाइए, क्योंकि आप इस बार एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं और पहले भिड़ जाइए नेक्स्ट स्टेप की तैयारी के लिए। और जितनी भी बच्चियां इस एग्जाम में स्टेज पे ना भी पहुंच रही हूं, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने बच्चों का हमारे जो है बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, और साथ ही जिन बच्चियों ने 10th भी पास कर लिया है, बहुत सारी खुशखबरी है। एमएनएस जितनी भी बच्चियां हमारे देश की हैं उनके लिए जबरदस्त हम फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ साथ क्लासरूम प्रोग्राम टारगेट कोर्सेज के लिए जबरदस्त तरीके से देश में स्टार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस बेटा आपकी चल रही हैं, केवल एक उद्देश्य से कि बस अब घर पे नहीं बैठना है यार, अब उठना है, लगना है और अगले एग्जाम में कमाल करना। और डेट फिक्स कर लो, नेक्स्ट एग्जाम आपका फिर से अप्रैल मंथ के लिए शेड्यूल हो रहा है। बिल्कुल दिसंबर माह में आपके सामने आपका फॉर्म होगा, बट मुझे लगता है कि उसके लिए तैयारी फाउंडेशन बिल्डिंग करने का समय अभी से शुरू होता है। और उस फाउंडेशन को बिल्ड करने का जबरदस्त कार्य कर रहा है आपका मेजर कल सी क्लासेस, जहां बेहतरीन आपकी रिटन क्लासेस बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रॉपर आपका डाउट काउंटर फैसिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं इस साल देश की सबसे बेहतरीन बुक एमएनएस के लिए हमने जनरेट की है, जहां बेहतरीन बुक आप अपने जनरल साइंस की पाएंगे, बेहतरीन बुक आप अपने जीके की पाएंगे, बेहतरीन बुक आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की पाएंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में आप कमाल करके दिखाएंगे। तो इस समय बिल्कुल बैठ के इंतजार करने का नहीं है, इस समय दो चीजों को एनालाइज करने का है। इस मॉडल पेपर को ना कह के मैं ये कहूंगा कि इस एनालिसिस को देख करके जो एग्जाम आपने 28 जुलाई को दिया है, एनालिसिस को देखने के बाद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये समय अब रुकने और बैठने का नहीं है, इस समय उठकर लगने का है बेटा और कुछ कर दिखाने का है। और शायद उसी का अभिप्राय है ये आपके सामने आज का एनालिसिस। तो फटाफट एनालिसिस देखिए तेजी के साथ और डिसाइड कर लीजिए एमकेसी परिवार का हिस्सा बनने का, और फाइनली अपना लक्ष्य, अपना करियर 10+2 लेवल पे एज ए कमीशन कैटेगरी में इंडियन आर्मी को सर्व करने का। तो स्वागत है आप सबका एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम में, और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। A very good morning to everyone. You're most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi or GS faculty. If we talking about, we have a memory based paper of MNS exam. और दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किया गया। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो ये क्वेश्चंस हैं उनकी अगर बात करूंगा तो जो इनके आंसर्स होंगे, और आंसर्स अगर ऑप्शंस होते तो शायद मैं बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाता। तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड थे, और जिस तरीके से बच्चों ने क्वेश्चंस को हमारे पास भेजा है उसी सीरीज में हम उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, और जितने भी फ्रेंड्स एंड कलीग एमएनएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी, उनको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें आप। ठीक है, तो चलिए अपना कारवां स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर बात करी जाए तो नेशनल योगा डे, अगर इसको इंटरनेशनल योगा डे भी कहें तो भी उचित होगा, क्योंकि पैन वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया के द्वारा जो योग को लेकर के बातें बताई गई उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और इंटरनेशनली इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल योगा डे की, तो ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को, और एमएनएस में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। अब बात करी जा रही है तो नेशनल साइंस डे की बात की जा रही है। नेशनल साइंस डे मैंने जैसा कि आपको बताया था स्टैटिक जीके के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ हेडक्वार्टर्स, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आए हैं। नेशनल साइंस डे की बात करी जाए तो ये मनाया जाता है ईच एंड एवरी ईयर 28 फेब को मनाया जाता है। और यहां पे अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो अगर बात करी जाए तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्लियर टू एवरीवन, वायरलेस फिडेलिटी की बात की जा रही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन की अगर मैं बात करता हूं तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने इन हाउस जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे की बात करा जा रहा है, किसकी बात की जा रही है बेटा, वर्ल्ड लिटरेसी डे की बात की जा रही है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं वर्ल्ड लिटरेसी डे की अगर बात करी जाए तो ये पूरी दुनिया में मोस्ट प्रॉब्ली मनाया जाता है। इंडिया में हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ के रूप में। तो अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड लिटरेसी डे जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 8 सितंबर को मनाया जाता है।
पिंक सिटी, जैसा कि आप जानते हैं जयपुर को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, यवतमाल महाराष्ट्र को ना। बनाना सिटी किसे कहा जाता है, ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्दर अगर मैं मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर जो मेमोरी बेस्ड है, मदर इंडिया के राइटर की बात की जा रही है। मदर इंडिया के राइटर थे, अगर बात करी जाए यहाँ पे अगर हीरोइन की बात करेंगे तो मदर इंडिया जो मूवी थी उसमें हीरोइन थी नरगिस। और अगर बात करी जाए इसके राइटर की, और मदर इंडिया में एक्चुअल में ये पता नहीं चलता कि मदर इंडिया का राइटर पूछा था कि क्या पूछा था। तो हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आई होप जो ऑप्शन है बच्चों ने सजेस्ट किए वो पूछा था हीरोइन का नाम। तो मदर इंडिया एक बुक का भी नाम है और मदर इंडिया जो मूवी है उसका। तो मदर इंडिया अगर मूवी की बात करेंगे तो इसमें जो काम किया था वो किसने किया था, उस हीरोइन का नाम था नरगिस। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ, इसरो DRDO का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बैंगलोर में है। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO की बात करी जाए तो DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, NDLS में। क्लियर हो गई बातें। लाइफ ऑफ पाई रिटन बाय द येन मार्टल के द्वारा ये लिखा गया था, येन मार्टल के द्वारा। क्लियर टू एवरीवन। तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट की अगर फर्दर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन जो है एसोसिएटेड है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आप समझ पाएंगे कि जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है। कह रहा है स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम की अगर बात करी जाए तो आपका सबसे छोटा जो प्लेनेट है वो कौन सा है, अगर उसकी बात करेंगे आप तो मरकरी। कौन सा है बेटा, मरकरी है। ठीक है। और ये आप जान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं बात पूछी जा रही है स्मॉलेस्ट प्लेनेट किस संदर्भ में, साइज के आधार पे। और बिगेस्ट प्लेनेट की बात करी जाए तो जुपिटर होगा। क्लियर हो गई। फर्दरेस्ट प्लेनेट सबसे दूरी, सूर्य से दूरी के क्रम में अगर बात करी जाए तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, अगर बात करी जाए तो यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। और आप जानते हैं कि डॉर्क प्लेनेट घोषित कर दिया गया है। वर्तमान समय में नंबर ऑफ प्लेनेट्स की संख्या अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे पास कितनी है, 8। जो लास्ट प्लेनेट है हमारा वो कौन सा है, नेपच्यून है। और अगर बात करी जाए तो नंबर ऑफ प्लेनेट्स से क्वेश्चन सूर्य से दूरी के क्रम में जो है तो वो सबसे पास मरकरी है, और फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। क्लियर हो गई बातें। अगर पूछा जाए कि मिनिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी होती है अर्थ की और मिनिमम होती है सैटर्न की। तो कुछ भी क्वेश्चन आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जा रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जो इंडिया में आने का सिक्वेंस था यूरोपियंस का, वो आने का सिक्वेंस ऐसे था, याद रखिएगा। पुर्तगीज आए, फिर पुर्तगीज के बाद डच आए, डच के बाद डच कहाँ से आए थे, बात करी जाए तो नीदरलैंड या हॉलैंड से। ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1602 में। ये बात याद रखिएगा। कुछ भी पूछे, डच के बाद बात करूं तो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए डेनमार्क से, डेनिश के बाद कौन आए, फ्रेंच से। ठीक है। क्लियर हो गई बातें। तो किसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे तो आप कर पाएंगे। जाने का सीक्वेंस अगर इनके पूछता है, ये तो आने का हो गया। जाने का सीक्वेंस में याद रखिएगा 1947 में कौन गए, ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़े। और इसमें 7 साल अगर आप जोड़ देंगे तो 1954 में किसने लिफ्ट आउट किया, फ्रेंच ने। फिर इसमें अगर 7 साल आप जोड़ देंगे तो अगर बात करी जाए तो पुर्तगीज, यानी कि 1961 में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। और अगर फर्दर बात करा जाए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक स्टार्टेड इन द विच ईयर। ओलंपिक स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1896। एथेंस में, ग्रीस के एथेंस शहर में स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब आगे फर्दर अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर तो आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC की अगर बात किया जा रहा है तो श्रीमती एनी बेसेंट की बात करी जाएगी। श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर इंडियन वुमन की बात करी जाए, फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया दैट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो उसके लिए बात करेंगे आप सरोजनी नायडू की। किसकी बात करेंगे, सरोजनी नायडू की बात करेंगे। अगर आगे मूव ऑन करता हूं इसी क्वेश्चन में तो पूछा जा सकता है INC की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और इसके चेयरपर्सन कौन थे, अगर बात करी जाए तो इसके चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो INC की जो चेयरपर्सन थे, पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी थे। और INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और जो इसका पहला सेशन हुआ मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। अगर फर्दर अगर आपसे क्वेश्चन इसी को पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या था तो इंडियन नेशनल यूनियन, और यू शब्द को दादा भाई नौरोजी के कहने पे हटा दिया गया और सी शब्द ले लिया गया कांग्रेस, और ये अमेरिका से लिया गया। क्लियर हो गई बातें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं तो अगला क्वेश्चन है फोरकास्ट
कैश क्रॉप में रिलेटेड अगर बात करा जाए तो प्रॉपर ऑप्शंस नहीं मिले हैं। कैश क्रॉप से बहुत सारी क्रॉप्स रिलेटेड होती हैं, जैसे शुगर केन हो गया, और अगर शुगर केन के अलावा बात करें तो कॉटन हो गया, और मोस्ट प्रॉब्लली अगर कैश क्रॉप की रिलेशन की बात करेंगे तो वो किससे रिलेटेड है, कॉटन से। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। कॉटन सिटी ऑफ इंडिया यवतमाल को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में। सैटेलाइट ऑफ मार्स के सैटेलाइट्स कितने हैं, 2 हैं, फेबोस और डेमोस। क्लियर हो गई बातें। फिर दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया कब बना? दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। उसी में डिसीजन लिया गया क्या कि अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी होगी, अप्रैल 1912 से। क्लियर हो गई बातें। हाउ मेनी डिजिट्स इन पोस्टल इंडेक्स, ये पूछा गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, 6 डिजिट्स होती हैं। चलिए आगे की ओर अगर मूव ऑन करते हैं तो सती कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बैन किसने किया? अगर पूछा जाए सती कस्टम को बैन किया तो विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 में सती कस्टम को। और इससे पहले अगर पूछा जाए तो पुर्तगालियों ने भी सती कस्टम को बैन किया था, लेकिन प्रॉपर सिस्टमैटिक वे की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती कस्टम को बैन कर दिया। कौन सा मुगल शासक था जिसने सती कस्टम को बैन किया? तो उसकी बात करेंगे तो औरंगजेब ने सती कस्टम को बैन किया था, मुगल शासक ने। क्लियर। अब मुगल डायनेस्टी की से क्वेश्चंस भी आए थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो बाबर होगा आपका डायनेस्टी। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार का रिलेटेड आया था, या मुगल डायनेस्टी से पूछा था कि मुगल डायनेस्टी में कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने सती कस्टम को फिनिश किया, तो वो औरंगजेब था। चेनाब और झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? अगर बात करी जाए सहायक नदियां हैं तो इंडस नदी की। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप कब होगा, यानी कि 2023 वाला आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में कहां पे होगा? इंडिया में होगा, और इसका ये 13वां संस्करण होगा, 13th एडिशन होगा। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा एडिशन। फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट टू स्पेस, आपको बता दें जो पर्सन थे पहले जो स्पेस में जाने वाले थे वो यूरी गागारिन थे। कौन थे? यूरी गागारिन। और अगर बात करी जाए जिस प्लेन से गए थे उसका नाम था वोस्तोक। क्लियर हो गई बातें बेटा। 15th PM ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। 15th PM ऑफ इंडिया की अगर बात करी जाए तो समझिएगा, 15th PM ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन? नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। क्लियर। अगर फिर इसके बाद 24वां फर्स्ट इंडियन वुमन विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, से याद रखिएगा 1970 के जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें कमलजीत संधू जो थी, अगर बात करी जाए तो 400 मीटर्स की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। फर्स्ट इंडियन वुमन विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, कमलजीत संधू। और अगर फर्दर बात करी जाए तो आप समझिएगा कि इस क्वेश्चन में तो ये तो एथलीट हो गई, अगर रेसलर की बात करी जाए तो वीनस फोगाट ने जीता था 2018 के एशियन गेम्स में। क्लियर हो गई बातें। चल तो अब आगे फर्दर अगर मैं बात करता हूं तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। वेस्टर्न घाट की मैं बात करता हूं तो अगर मैप में आप देख पाएंगे तो ये वेस्टर्न घाट के क्षेत्र की बात की जा रही है। वेस्टर्न घाट के अंतर्गत जो आपके क्षेत्र आते हैं वो तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, ये इस क्षेत्र जो है वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें जो भी ऑप्शंस रहा हो व्हाटएवर। और सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो अन्नामुड़ी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की बात करा जाए, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो आप समझ पा रहे हो रसिया टॉप पे है, 1 नंबर पे है एरिया वाइज, और सेकंड नंबर पे क्या है? कनाडा। पॉपुलेशन वाइज बात करा जाए तो चाइना, सेकंड नंबर पे है इंडिया। चल आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो है 27वां क्वेश्चन है, 27 ये कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है और एमएनएस का पेपर है तो वहां से आना। जीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसका फुल फॉर्म है जीसी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। क्लियर हो गई बात। टोटल आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करी जाए तो उस समय की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट्स,
और वर्तमान समय में की अगर बात करी जाए तो पहले शुरुआती तौर में हमारे पास 8 शेड्यूल थे, जो बढ़ करके वर्तमान में कितने हो गए, 12 हो गए। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। और 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये क्वेश्चंस किसी तरीके से भी आपसे पूछे जाए तो यू कैन इजिली आंसर दैट वन। अब अगर हम फर्दर बात करते हैं तो फर्दर अगर हम पूछें आपसे आगे की ओर अगर हम मूव ऑन करें तो आगे हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड, आपको बता दूं 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ये याद रखिएगा, सी को काट दीजिए, लिटरेचर, आर्ट, सोशल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर ये फील्ड बनाई गई है जिसके आधार पर राज्यसभा से 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर टू एवरीवन। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्लियामेंट के 3 आर्गन्स कौन कौन से हैं तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया, इसके 3 आर्गन कौन कौन से हैं, राज्यसभा आर्टिकल 80 में बताया गया है, और लोकसभा आर्टिकल 81 में बताया गया है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 52 के बारे में बताया गया है। ठीक है, चल आइए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो देख पा रहे होंगे आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान समय में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना साहब है, एनवी रमन्ना साहब। क्लियर हो गई बातें, यही क्वेश्चन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एच.जे. कानिया साहब। कौन थे बेटा, एच.जे. कानिया। आपको बता दूं फर्स्ट और करंट ये जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट चीफ अगर बात करी जाए तो चीफ जस्टिस एच.जे. कानिया, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, एमसी सीतलवाड़। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ आते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने ऑफलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम में करवाए थे। स्टैटिस्टिक्स जो बच्चे यहाँ से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, उन्होंने कहा था सर पेपर बहुत अच्छा आया था, अगर कह सकते हैं तो ईजी टू मॉडरेट कुछ क्वेश्चंस थे। चल आगे फर्दर अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस देश के पास है, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो चाइना। क्लियर हो गई बातें बेटा। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए, सारी चीजें बता दी। ऑप्शंस नहीं थे तो हो सकता है क्वेश्चन जो पूछा गया हो दूसरे तरीके से पूछा गया हो। जैसे हमारे पास कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आते रहेंगे, हर एग्जाम का मॉडल पेपर कंटिन्यूअसली आपके लिए मेजर कल सी परिवार ला रहा है और आप उससे एसोसिएट रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शेयर करिए। मतलब जो आपके साथ एसोसिएटेड स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं एमएनएस की, उनको ये बहुत मैक्सिमम शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स के द्वारा कहीं ना कहीं हमारा भी तो क्या होना चाहिए, एक हमको लगना चाहिए, हम भी तो मोटिवेट हो कि हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं, ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें इनके लिए काफी डिवोटी होना ही होगा। और हम लोग हैं भी, ऐसा माना जा रहा है कि भाई जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए उतना मैंने आपको दे दिया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज हम आपके सामने मौजूद हैं कुछ दिन पहले हुए एमएनएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर। मतलब अभी जो 28 तारीख को पिछले महीने की एमएनएस का एग्जाम कंडक्ट हुआ, जिसमें आप बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, कैसा था, क्या उनके समाधान हो सकते हैं, आदि आदि ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना जरूरी है ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कंफर्म हो सकें और आप इस बात को जज कर सकें कि किस तरीके से एग्जाम ने अपने कलेवर को चेंज किया है। सबसे पहली बात यह है बच्चों, इस बार जो एमएनएस के एग्जाम में इंग्लिश आई उसका लेवल पिछली बारों की तुलना में थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से इस बार मेरिट पिछली बार की तरह हाई फाई नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा कम आएगी। एनीवेज चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वो है सिनोनिम्स के। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने, मतलब आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या तो अन्य माध्यमों से भेजे हैं और उसके आधार पर विकल्पों के बिना ये क्वेश्चंस हैं
विकल्प एग्जाम में आए होंगे, मैं सीधे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे पहले सवाल सिनोनिम्स के तौर पर हैं, और सिनोनिम्स वाले ये अभी जो इस समय आपके सामने क्वेश्चन मौजूद हैं, ये सेट 1 के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आया सिनोनिम का इनएफेबल। अब इनएफेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, एक ऐसी चीज जो अवर्णनीय होती है। तो इसके पर्यायवाची के तौर पर आप देख सकते हैं अनएक्सप्लेनेबल, ये भी आपका विकल्प हो सकता है। अनएक्सप्लेनेबल की जगह वेरी ह्यूज जैसे ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। इनएक्सप्रेसिबल, ये भी आप लोगों का विकल्प हो सकता है। दूसरा वर्ड है अपैथी, जिसका की मतलब होता है उदासीनता, न्यूट्रलिज्म। जब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता तब हम वहां शब्द अपैथी का इस्तेमाल करते हैं। इंडिफरेंस, न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिटी, यहां इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों इंटरवेंट। इंटरवेंट जिसका की मतलब होता है अंदर से जुड़ा होना, इंटरनली बाइंड का मतलब होता है इंटरवेंट। तो इंटरवेंट में हाई इंटीमेसी होती है, जहां दो लोगों के बीच में वेरी हाई इंटीमेसी हो, वहां हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इंटरवेंट। अगला शब्द है इंडोलेंट। इंडोलेंट जैसा कि मतलब है आलसी। शब्द इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, अर्थात लेजी, अर्थात स्लगिश। ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्टिव ना हो, उसके लिए लगेगा आपका शब्द चौथा इंडोलेंट। देखिए शब्द के जो पर्यायवाचियों के विकल्प आपको मिले होंगे वो थोड़ा बच्चों को याद नहीं रहे तो वो नहीं बता पाए। आप में से जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको वो वर्ड्स निश्चित रूप से ऑलरेडी याद रहे होंगे। एनीवेज आगे चलते हैं। अगला वर्ड है रिकैपिचुलेशन, और रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है बच्चों समरी। समरी का मतलब सारांश। पर्यायवाची के रूप में आपको समरी मिल सकता है, जीस्ट मिल सकता है, इस प्रकार का कोई वर्ड आपको मिल सकता है। एक्सट्रैक्ट भी इसके पर्यायवाची के रूप में हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मिल सकता है। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो ये हुए सेट 1 के सिनोनिम के क्वेश्चन। अगला है हमारे पास एंटोनिम के क्वेश्चन, जिसमें से पहला शब्द है मेलोडियस। जाहिर सी बात है इस शब्द का निर्माण हुआ है शब्द मेलोडी से, जिसका मतलब होता है कर्णप्रिय। जैसे कोई संगीत है वो मेलोडियस है, हमारे कानों को प्यारा लगने वाला है। इसके अपोजिट में आमतौर पे वर्ड चलता है हार्श, कर्कश ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जो कानों को थोड़ा चुभती हो, जिसको सुनने में मजा ना आता हो। अगला है इम्पार्शियल। ये शब्द अपने आप में खुद ही पार्शियल का अपोजिट है। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात करने वाला, इम्पार्शियल का मतलब निष्पक्ष, न्यूट्रल, कॉमन। यहां इसके एंटोनिम हो सकते हैं। अगला शब्द है हमारे पास जोवियल, जिसका की मतलब होता है बेहद खुश, हाईली हैप्पी इसका मतलब होता है। अपोजिट में आपको सैड मिल सकता है, अपोजिट में आपको अनहैप्पी मिल सकता है। अगला वर्ड जो एंटोनिम में पूछा गया, इट वॉज वोलेटाइल। वोलेटाइल जिसका की मतलब होता है वाष्पशील, ऐसी चीज जो हवा में घुल जाए। वोलेटाइल का मतलब अस्थिर, नॉट स्टेबल भी होता है। इसके अपोजिट के रूप में स्टेडी मिल सकता है, स्टेबल मिल सकता है, और स्टडी भी इसके अपोजिट में मिल सकता है। अगला वर्ड है लग्जरिएंट, जिस शब्द का निर्माण हुआ है शब्द लग्जरी से। लग्जरी जिसका की मतलब होता है विलासिता, बेहद ज्यादा सुख सुविधा। तो लग्जरिएंट का मतलब विलासिता, बेहद ज्यादा सुख। इसके अपोजिट में पोवर्टी हो सकता है, स्कार्सिटी हो सकता है, रेयरिटी हो सकता है। मतलब गरीबी से संबंधित कोई भी वर्ड इसका अपोजिट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास स्पेलिंग एरर के वर्ड आए। क्वेश्चन आपके पास ये रहे होंगे कि एक एक वर्ड की 4-4 स्पेलिंग आपको दी गई होंगी, उसमें से कोई एक सही कोई एक गलत रहा होगा। मैं आपके लिए सीधे सही स्पेलिंग से लिख कर लाया हूं। पहला शब्द आपके पास है इनइफेक्चुअल। जाहिर सी बात है इफेक्ट से बना है, इफेक्ट माने प्रभाव, इनइफेक्चुअल माने अप्रभावी।
अगला है सप्रेसर। सप्रेसर बना है सप्रेस से। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, शोषण करना, अवरोध पैदा करना। सप्रेसर माने अवरोधक। ये सही स्पेलिंग सीधे यहां लिखी है, एग्जाम में आपको इसी से रिलेटेड गलत स्पेलिंग भी मिली होगी। नेसेसिटी, जिसका की मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता। कंसेंसस, जिसकी स्पेलिंग यहीं पर गलत लिखी हुई है, हमारे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी। कंसेंसुअस नहीं, कंसेंसस होता है। ये लास्ट में हमारी स्पेलिंग बैठेगी कंसेंसस, SUS। लास्ट की स्पेलिंग कंसेंसस बैठेगी, जिसका की मतलब होता है सहमति, एक जैसे विचार होना, कंसेंसस। उसके बाद इम्पेडिमेंट, सही स्पेलिंग बोर्ड पर आपके सामने लिखी है। इम्पेडिमेंट बना है इम्पीड से। इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना, इम्पेडिमेंट माने बाधा। ये हो गए बच्चों स्पेलिंग एरर के वर्ड। तो अब तक वर्ड पावर में हमने एंटोनिम, सिनोनिम और स्पेलिंग एरर के सवाल देख लिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन देखिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन में पहली इडियम आपके पास है इन अ रेड, जिसका मतलब होता है कमाई से अधिक खर्चा। ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जितनी कमाई है या बैंक में जितना पैसा है उससे ज्यादा उसका खर्चा हो। रेड का मतलब डेंजर, वो डेंजर में आ जाए, लोन बहुत ज्यादा हो जाए, दे पाने की अवस्था ना हो। इन अ नटशेल, ये बड़ा पुराना इडियम है, जिसका की मतलब होता है सारांश में, एक छोटे तरीके से। नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब ब्रीफली। अगर आप ब्रीफ में, सार में, संक्षेप में कोई बात बताते हैं, उसके लिए लगता है इन अ नटशेल। अगला है इन स्मॉल फ्राई। इन स्मॉल फ्राई का मतलब आपके पास होता है ऐसे लोग जिनकी कोई खास वक़्त, कोई खास वैल्यू नहीं होती, उनके लिए लगेगा इन स्मॉल फ्राई। गोज डस्ट इन अनोदर्स आईज, चौथा विकल्प। इसका मतलब चौथा सवाल, सॉरी, गोज डस्ट इन अनोदर्स आई, इसका मतलब होता है धूल झोंकना। ये वैसे भी शाब्दिक मीनिंग भी इसका वही बैठेगा, धूल झोंकना। इस बार जो वर्ड पावर के सवाल आए थे, इनका जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा ठीक ठाक था। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवाल आपके सामने आए। एक सवाल आपसे पूछा गया, एक ऐसा व्यक्ति जो खर्च करता है अपनी मनी को और टाइम को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल्ली। ये वन वर्ड का सवाल आपके पास पूछा गया था और इसके लिए आमतौर पर चलने वाला, दिया जाने वाला विकल्प होता है प्रोडिगल। आमतौर पर जो विकल्प इस परिभाषा के लिए सही दिया जाता है वो होता है प्रोडिगल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोच समझकर अपने संसाधनों को खर्च करता है। अगला शब्द आपसे पूछा गया, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में रहने चला जाता है, माने हमारा देश छोड़कर अगर कोई बाहर चला गया तो उसको हम क्या कहते हैं, एमिग्रेंट। ये शब्द आपको इसलिए कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आमतौर पर आप यहाँ इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, एमिग्रेंट ये ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे देश को छोड़कर चला जाए, जबकि इमिग्रेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहर से हमारे देश में आ जाए। कोई बाहर से हमारे देश में आएगा वो इमिग्रेंट होगा, कोई हमारा देश छोड़कर चला जाए वो एमिग्रेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे थे जिनमें आपको ऑड मैन आउट का सवाल था। ऑड मैन आउट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, 3 एक जैसे होंगे, एक ही सवाल अलग, एक शब्द कुछ अलग होगा, वो आपको छांटना होगा। छांटना होगा का मतलब, अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि भाई एक शब्द है सर्किल, एक है SPHERE स्फीयर, एक है बैंगल और एक है रिंग। ये 4 विकल्प हमने आपको दे दिए, कह दिया इनमें से ऑड मैन आउट करो, तो इनमें से ऑड मैन आउट करना पड़ेगा सर्किल। क्यों? क्योंकि गोल तो चारों होते हैं लेकिन सर्किल होता है 2D, जबकि स्फीयर, बैंगल, रिंग ये तीनों आइटम होते हैं 3D। ये तीनों 3D होते हैं, सर्किल 2D होता है इसलिए यहां पर इस तरीके से काम किया जाएगा। तो बच्चों, अब हमारे पास ये शब्द आपके पास आए थे जो ऑड मैन आउट के सवाल के रूप में मौजूद थे। तो शब्द बड़े कॉमन से हैं, बाकी विकल्पों पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली सवाल क्या था, कैसा था, क्यों था। उसके बाद फिर से कुछ सवाल हमारे पास हैं
इडियम्स के, ये शायद सेट 2 के रहे होंगे या बच्चों ने हो सकता है कुछ मेमोरी उनकी मिस हो गई हो। देखो टू ग्रीस द पाम पहली कहावत है, इसका मतलब होता है रिश्वत देना, मक्खन लगाना, अनुचित तरीके से कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करना। दूसरा है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, इसका मतलब होता है कोई महामारी फैल जाए, जैसा फिल्मों में आपने देखा होगा महामारी फैल गई, कीट पतंगों की तरह लोग मर रहे हैं, अत्यधिक मौत हो रही हैं, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, वहां पर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का इस्तेमाल किया जाता है। अंडर द क्लाउड शाब्दिक मतलब बैठेगा बादल के नीचे, लेकिन कहावत के रूप में इसका मतलब होता है शक के घेरे में। अंडर द क्लाउड कहावत के रूप में इसका मतलब होता है शक के घेरे में। बिल्ट कैसल इन द एयर, हवा में किले बनाना, हवाई किले बनाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, ये होता है बिल्ट कैसल इन द एयर। रेस्ट इन वंस ओर का मतलब होता है किसी भी चीज की कीमत की कमी कर देना, टू रेस्ट इन वंस ओर्स का मतलब होता है काम खत्म कर देना। हमने कोई काम करना खत्म कर दिया, मॉडल पेपर खत्म हो गया, अब हम आराम कर रहे हैं, तो उसके लिए लगेगा रेस्ट इन वंस ओर्स। ये हमारे क्वेश्चंस हुए। अब सेट 2 के सवालों पर हम आते हैं और सेट 2 के जो क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं, फिर से सिनोनिम के क्वेश्चंस हमारे सामने मौजूद हैं। पहला शब्द आपके सामने है अपारेंट, ये बना है एपियर से। एपियर मतलब होता है प्रकट होना, अपारेंट का मतलब होगा स्पष्ट, जो एकदम हमारे पास स्पष्ट हो। इसके सिनोनिम के तौर पे मिलने वाला बड़ा कॉमन शब्द होता है क्लियर, या क्लियर के जैसा कोई भी शब्द इसका सिनोनिम हो सकता है। काउंटर्ड का मतलब अपोनेंट, इसका जो पर्यायवाची मिलेगा वो अपोनेंट के जैसा कोई शब्द मिलेगा जिसका विरोध किया जाए। एनिग्मा का मतलब होता है जटिल, कठिन, मुश्किल, परेशानी से भरा, इसका सिनोनिम रिडल भी हो सकता है, इसका सिनोनिम डिफिकल्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई भी शब्द इसका सिनोनिम हो सकता है। अगला है मेडल। मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, ऐसा कोई भी शब्द इसका सिनोनिम हो सकता है। अगला शब्द है बच्चों सोर्डेड। सोर्डेड का मतलब होता है गंदा, गंदे का मतलब होता है डर्टी, डर्टी का मतलब यही आपका सिनोनिम हो सकता है। सोर्डेड ये आपका सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल होने वाला वर्ड हो सकता है। तो ये हुए आपके सेट 1 सेट 2 के सवाल। सेट 2 के सवाल जो इस समय चल रहे हैं सिनोनिम हो चुके हैं। एंटोनिम पर हम लोग आ जाते हैं। शब्द हमारे पास है रेवेज। रेवेज जिसका की मतलब होता है विनाश। विनाश मतलब डिवास्ट्रेशन, तो अपोजिट में क्रिएशन आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इस प्रकार के शब्द इसके अपोजिट में आ जाएंगे। ऑस्पिशियस जिसका की मतलब होता है पवित्र। इस पवित्र का एक तो सबसे पहले इसमें इन जोड़कर इसका अपोजिट बन जाता है इनऑस्पिशियस। उसके अलावा डर्टी, नॉट सेकर्ड, ये सब इसके एंटोनिम हमारे पास हो सकते हैं। फिर अगला है स्पूरियस। स्पूरियस जिसका कि मतलब होता है नकली, डुप्लीकेट, तो इसका सही शब्द होगा हमारे पास ओरिजिनल, मतलब सही इज इन द सेंस। इसका एंटोनिम, इसका जो प्रॉपर एंटोनिम होगा वो होगा स्पूरियस। फिर है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। इसका अपोजिट बैठेगा अशांत। अशांत के लिए आप यहाँ रेस्टलेस लगा सकते हैं, मतलब बेचैन के अर्थ में रेस्टलेस लगा सकते हैं, नॉट स्पेसिफाइड लगा सकते हैं, इस प्रकार के शब्द अपोजिट हो सकते हैं। स्टर्न जिसका की मतलब होता है कठोर, शब्द है स्टर्न मतलब कठोर, ये हुआ फ्लेक्सिबल, इसका अपोजिट। और भी कुछ ऐसे विकल्प हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों ऐसे कुछ सवाल इस बार आपके एमएनएस के एग्जाम में आए जो वर्ष 2020 के कंपैरिजन में थोड़े डिफिकल्ट थे। 2022 में होने वाला एग्जाम फिर से थोड़ा डिफिकल्ट और होने की संभावना है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए आज ही आए इलाहाबाद में, एमकेसी में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। हमारे यहाँ के एक्सपर्ट आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सेपरेटली डेडिकेटेडली पढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर से किसी मॉडल पेपर या तो एग्जाम एनालिसिस में। जय हिंद।
वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। So Jai Hind and good morning students. Myself Satya Prakash Sharma. I welcome everyone on the official channel of MKC for the discussion of MNS paper which happened on last week. Okay, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अब की बार का जो फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे थोड़े से डिफरेंट आ गए थे। ठीक है, 2-3 सवाल ऐसे थे मतलब न्यूमेरिकल टाइप के, बट पैनल डिस्कशन में जैसा मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे। तो हालांकि सीधे सीधे तो थे बट थोड़ा सा ट्विस्ट था। ओके, बट इवन दो द पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, तो हम लोग यहाँ पर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस जो हमारे एग्जामिनेशन में आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं वो सारे के सारे मेमोरी हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें हार्ड पेपर मिल गया था और हमने हार्ड पेपर से क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, तो ये सारे जो इनपुट्स मिले हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से ही मिले हैं। ओके, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर एंड वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिराज। ठीक है, सो मिराज का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड द formation of mirage? And everyone knows that the answer is going to be total internal reflection. Total internal reflection. Okay guys, so let's go to the next question, and next question we have that is from the thermodynamics. Okay, and it comes over here as this one. Okay, at 1000 Kelvin if energy radiated is 500 joule, then the energy radiated at 2000 Kelvin will be. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था बिकॉज मेमोरी बेस्ड पेपर हमने प्रिपेयर किया है। ओके, तो इसको हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो as we know that whatever the heat is produced that is directly proportional to T power 4, मतलब whatever the energy radiated emitted जो भी कहना आप कह सकते हैं, तो ये क्या होता है T का पावर 4 मतलब T raised to 4. So what we can do is we can write it as Q1 by Q2 is equal to T1 by T2 whole power 4. So I rather say this one. Next step में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि T1 divided by T2 power 4. Alright guys, fine. तो यहाँ पर देखते हैं कि Q1 is how much? 500 joule. So यहाँ पे हमने लिया 500, this is Q2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000 divided by 2000 Kelvin and this is power 4. So it cancels out as this, and then 2 power 4, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 16 fifths the. So Q2 you will be getting as 8000 joule. Okay, so according to this the answer B should be the correct answer. Okay, कुछ नहीं करना है, जो भी टेम्परेचर दिया उसको डिवाइड करना है, पावर 4 लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. और अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये एसी का है, ट्रांसफॉर्मर का है. बहुत आसान सा सवाल है बट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था. इट सेज दैट टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय 1:4, मतलब N1 by N2 is given as 1/4. और हमें पता है like V1 by V2 is equal to N1 divided by N2. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि then the ratio of output voltage to the input voltage is. So यहाँ पर देख सकते हैं कि like N1 by N2, तो ये कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है. ठीक है, तो जब N2 ज्यादा होगा तो दैट इज गोइंग टू बी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. सो व्हाट वी नीड टू डू इज V2 by V1, बिकॉज मैंने पूछा है कि
कि लाइक आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, तो यहां पे हम लिखेंगे N2 by N1. So what is the answer? 4:1. Alright guys, fine. So I hope it is clear. Let's move to the next question, and here we have question number 4. Okay, alright, it's again memory based. We can say power developed in a current carrying resistance will be given as, so what is that? Option A. We know that P is equal to I square R. Okay, now we go to the question number 5. Okay, so question number 5 we have over here is power factor of a pure capacitive circuit is. तो मतलब हमें क्या करना है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करनी है, जहां पर इसका पावर फैक्टर हमें देखना है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा PF, सॉरी ये हो जाएगा हमारा PF दैट इज इक्वल टू cos 0. ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस यहाँ पर जो फाई का वैल्यू होता है वो होता है 0, सो वी कैन से PF इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1. अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है हमारे पास which of the following is true about magnetic field lines? Which of the following is true about magnetic field lines? So we know that in magnetic field lines, whether it is electric field lines or magnetic field lines, अगर हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में. ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि two lines can intersect each other, two lines can never intersect, two lines are perpendicular, none of this. So we know that two lines can never intersect each other. All right, fine. So this is true about the magnetic field lines. Is that clear? Fine guys, let's move to the next, and here we have the question number 7. So it was asked something like Gauss law is not applicable for, ऐसा कुछ पूछा गया था कि Gauss law is not applicable for. So question number 7 is Gauss law is not applicable for. ठीक है, तो Gauss law is not applicable की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ A and B, none of this. तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो द गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ. तो जब हम फिजिक्स में देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लिखा था कि E डॉट ds, ठीक है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था कि फाई इज इक्वल टू B डॉट ds, मतलब कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. इज दैट क्लियर? तो ये कैसा है ना, ये पैसिव क्वेश्चन टाइप का है, एक्टिव क्वेश्चन नहीं है. मतलब डायरेक्टली हमें आंसर नहीं फाइंड आउट करना, हमें ये फाइंड आउट करना कि आंसर कौन सा नहीं है. ओके, चलिए फिर चलते हैं हम लोग आगे, और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट inertia is related to Newton's law. ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए कि यार inertia किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया. मतलब कि इनर्शिया किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ से हमारा आंसर हो गया फर्स्ट लॉ. इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 says which of these is based on magnetic resonance. मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस पे कौन काम करता है. ओके, तो आप लोगों को अगर इसका फुल फॉर्म पता होगा सो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि द आंसर इज NMR, which is न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. ओके गाइस, तो ये तीन लाइक द लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? सी है. यहां पे हम देख सकते हैं कि मतलब अगर इन चीजों का फुल फॉर्म पता रहेगा तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. ये बताया था मैंने आप लोगों को डिस्कशन में भी कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. ओके गाइस, सो ये छोटा सा ब्रीफ जितना मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस था हम लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स से हम लोगों ने इनपुट लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो वो हम लोगों ने कलेक्ट करके डिस्कस किया है. ओके, सो वी विल एंड द सेशन नाउ एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.
आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट, दिस इज उत्कर्ष तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी, मेजर कलसी क्लासेज प्रयागराज। जय हिंद बच्चों, हम लोग आज बात करने वाले हैं एमएनएस में हुए एग्ज़ाम की एनालिसिस करेंगे कि किस सेक्शन से कितना आया है, क्वेश्चन कौन से हैं, क्या आंसर है, हम लोग को आगे किस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इन जो क्वेश्चंस आए हैं उसी से आपको बड़ी आसानी से एनालिसिस करके मैं दिखाता हूं और आप भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे और फिर उसी के साथ साथ हम लोग एनालिसिस भी करते जाएंगे कि किस सेक्शन से कैसा आया है, क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें अगर आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को बेस मान करके सभी पढ़ेंगे तो आप केवल केमिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे, बाकी और सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम सबका यानी आपका मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर मेजर कलसी क्लासेस में जो एक बुक बनाई है जिसमें केमिस्ट्री के सेक्शंस उस तरीके से रखे गए हैं कि कम समय में आप बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकें और वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ्रूटफुल हो, यानी आपको सफलता दिला सकें। तो इसलिए आप कोशिश है कि आप यहाँ के मॉड्यूल को यानी बुक को यूज़ ज़रूर करके देखिएगा और सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद आपके पास खुशियों के दिन आ जाएंगे, ठीक बेटा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं और आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, जो मालूम चला है कि पेंसिल लेड इज ए मेड ऑफ, किसका बना होता है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, हम सबको मालूम है कि ये बना होता है, सभी को मालूम है कि ये बना है ग्रेफाइट से। क्लियर बेटा। तो ये बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आंसर आपको वैसे ही आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, द pH ऑफ n/10 NaOH सोल्यूशन। तो हम लोग को यानी कि कंसंट्रेशन दी गई है, किसमें कंसंट्रेशन किसकी दी गई है, NaOH की, तो यानी बेस की दी गई है। तो बेटा जी देखिए, हम लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि NaOH डिसोशिएट है Na+ और OH- में। n/10 माने 0.1 n। ये जब डिसोशिएट होगा तो 0.1 n Na बनाएगा प्लस और 0.1 आपको बनाएगा OH-, यानी हम लोग को POH निकालना है। हम लोग को मालूम निकालना क्या है, POH। 0.1 का मतलब हो गया 10⁻⁻1, यानी कि बेटा जी POH बराबर माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, यानी कि माइनस लॉग 10⁻⁻1 -1 लॉग mn/n, यानी कि लॉग 10, यानी लॉग 10 की वैल्यू 1। हम लोग को मालूम है कि pH प्लस POH बराबर होता है 14, तो हम लोग को POH की वैल्यू 1 आई है इक्वल टू 14, यानी pH निकालनी है। तो बेटा जी क्या निकलेगा, pH बराबर 14 - 1 यानी कि 13। फिर से देख लीजिए, हम लोग का क्वेश्चन है द pH ऑफ n/10 NaOH सोल्यूशन। तो NaOH डिसोशिएट होगा Na प्लस OH- में, कंसंट्रेशन 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि 0.1 n 0.1 OH आयन को देगा। तो हम लोग को POH निकालना है, तो POH निकालना पड़ेगा क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन दी गई है। तो POH बराबर माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन 0.1 माने, हमने आपको पहले बता दिया कि 0.1 माने 10⁻⁻1 रखा, तो POH आ गया 1, यानी कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो pH प्लस POH बराबर 14 हो गया। OH POH की वैल्यू 1 रखी, तो pH बराबर 14 - 1 यानी कि 13, यानी कि आपको अपना आंसर मिल चुका होगा। आंसर है डी, यानी कि
सेकंड का डी आंसर बेटा, ठीक है। पीएच निकालना था, ये याद रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है। रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत साधारण सा है, हम लोग को मालूम है, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी भी कहा जाता है। तो यानी कि ये किसने कहा, डिस्कवर्ड किया, मैडम क्यूरी, या हम लोग मैरी क्यूरी भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार पढ़ा हुआ है अपने 9, 10, 11, 12 सब में। व्हेन NaOH इन एक्सेस, ठीक है, किस में डिसॉल्व करते हैं हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग NaOH को डिसॉल्व करते हैं किस में, एक्सेस ऑफ वाटर रिएक्ट विथ Al फॉर्म AlOH का होल थ्राइस। नहीं, याद रखिए कि जब एक्सिस में रिएक्शन होती है, किसकी एक्सिस में रिएक्शन होती है तो बनता है, हम लोग को मालूम है NaAlO2 बनता है, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हम लोग कहते हैं, ठीक है। यानी कि पूछा गया है कि सही गलत है, यही बनता है कि नहीं, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं बनता है। हम लोगों ने देखा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, यानी कि ये रॉन्ग है, ये चीज नहीं बनती है। इसका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। यानी कि हम लोग मालूम है क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, राइट बेटा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देने की वाली बात है कि शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा एक जनरल क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल से कर सकते हैं किसी से भी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ने देखा आयनिक इक्विलिब्रियम है, यानी 11 का चैप्टर है और केवल एक सिंपल पीएच वैल्यू से। ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने एमकेसी के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है, और पहला वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हम लोग टेस्ट में भी कई बार दे चुके हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत साधारण है, कई बार कराते हैं, और ये फिजिकल केमिस्ट्री से ये भी रिलेटेड है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट कह सकते हैं तो रेडियम, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को बहुत साधारण से मिले, वो मिले हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री से, जो बहुत, अगर एक बार भी आपने ढंग से मॉड्यूल देखा है, यानी कि बुक देखी है अपनी मेजर कल्सी क्लासेस की, तो आपको ये क्वेश्चन तीनों तो अपने आप ही आ गए, ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन कई बार हम लोग रिपीट करते हैं, यानी कि ये इनऑर्गेनिक से है, पी ब्लॉक एल्युमिनियम फैमिली से, तो एल्युमिनियम फैमिली ही, एल्युमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे, उसमें से 3 क्वेश्चन हम लोगों को मिले फिजिकल के, ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक का मिला, ठीक है। याद होगा जब हम आपको एक पैनल के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि बेटा जी याद रखिएगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम जरूर पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन मिल गया आपको। दूसरी चीज हमने कहा था कि आप ये जरूर याद रखिएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को जरूर देखिएगा, तो आपको रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन मिला। फिर हमने कहा था याद रखिएगा पी ब्लॉक जरूर पढ़िएगा, तो पी ब्लॉक में ये एल्युमिनियम फैमिली ही आती है बेटा जी, ठीक है। और एक और चैप्टर जो आपको सबके सामने है वो है सॉलिड स्टेट की, बहुत बात की थी कि 12 से रिलेटेड है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आसानी से आ जाएगा, कोशिश जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस विथ यूनिट शेल लेंथ इज 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर। बहुत साधारण सी बात है, हम लोगों ने ये पढ़ते हैं रेडियस और एज लेंथ के बीच डिस्टेंस, तो फार्मूला होता है R बराबर A/2√2। ये फार्मूला लगाइए, हम लोगों को मालूम है ये दिया गया है 361/2√2। हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए √2 का ऊपर और √2 का नीचे करते हैं, तो कैसा हो जाता है 361√2/4। हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 127 पिकोमीटर आपको आंसर मिल जाएगा बेटा जी। तो 127 है, यस बिल्कुल सही है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी बी आंसर है आपका किसका, 5th क्वेश्चन का बी। देखिए ये भी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ही है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं हम, यानी फिजिकल केमिस्ट्री से। तो हम लोग ने 5 क्वेश्चन देखे, 4 उसी से है, और याद रखिए जो पैनल में हम लोग डिस्कशन किया तो उसको फिर अगर पलट करके देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, मैं वहीं पे कहते हुए चला था। तो ये आपको सब 5 में से 4 क्वेश्चन आपको मिले फिजिकल से, और वो भी हमारे बताए हुए, ठीक है। यानी हम लोगों की कोशिशें ये है कि हमसे पढ़ने वाला हर बच्चा क्वालिफाई जरूर करे,
और सभी बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामना है कि सभी जरूर करें, एक बार मेजर कलसी ऐप को, मेजर कलसी बुक को यूज़ करें तो क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन ओलियम क्या रहता है। तो ओलियम हम लोगों को मालूम है, ओलियम बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4 यानी H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ओलियम, यानी कि 6 का C आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब ये भी ध्यान रखिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में भी याद रखिए 15 यानी कि के बाद 16 आता है, यानी ऑक्सीजन फैमिली, उसी का क्वेश्चन है। या आप कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी का। सबसे पहले टीचर आपको देता है बनाइए H2SO7 यानी कि ओलियम का। ठीक है, वो बार बार कहता है और ये चीज़ हम लोग करा चुके हैं, ये चैप्टर बोल रहे हैं बार बार। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा कि जब आपके प्रैक्टिस टेस्ट में ये क्वेश्चन कई बार आया था, जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में बोला जाता है जिनकी साइज ज़्यादा होती है आयंस की, आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही हम लोग लैटिस एनर्जी निकालते हैं। तो उनके आयंस मजबूती से जुड़े रहते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए यानी वाटर में डिसॉल्व करने के लिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी से आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। हाँ, आयनिक सॉलिड्स को डिसॉल्व होने के लिए कंडीशन हम लोग को मालूम है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी से होती है। इन सब में पूछा गया है किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो साइज जिनकी छोटी होगी। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग के पास आता है सबसे छोटा मेटल लिथियम और सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फ्लोरीन, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो सबसे छोटा आयनिक कंपाउंड लेता है लिथियम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन। तो रिएक्टिविटी के बेस पे कैसा रहता है कि लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा LiF की रहती है, लेकिन यहाँ पर LiF है नहीं। तो सबसे छोटा हम लोग कंपैरिजन कर ले, कौन दो हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इन चारों में सबसे छोटा मेटल हो गया सोडियम। अब नॉन मेटल्स में कैसा हो गया, ये आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो ये दो छोटे हो गए, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे यानी कि हाईएस्ट लैटिस एनर्जी शो करेंगे, यानी कि आपका 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसमें से। ठीक, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का है। तो यानी कि 7 क्वेश्चन में बेटा जी समझिए कि हम लोगों ने देखा 4 क्वेश्चन आपके आ गए किससे, इनऑर्गेनिक, 3, 2 आ गए इनऑर्गेनिक से, ये फिजिकल से ही गिना जाएगा या केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, विच ऑफ द हैलाइड कैन बी यूज एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन यूज होता है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन या बेंजीन की डेरिवेटिव शो करते हैं। तो यानी कि किस एल्किल्स के साथ ये जुड़ेगा, प्रेजेंस बेटा जी हम लोग को मालूम है किससे रहती है, एनहाइड्रस AlCl3 से। ठीक है, AlCl3 से रहती है। तो अब हम लोग किससे कराएंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। पहला है क्लोरो, क्या रहता है, पहला है क्लोरोएथेन। ठीक है, क्लोरोएथेन है, तो क्लोरोएथेन होगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड दिया गया है दूसरा। तीसरा दिया है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन तो होगा ही नहीं। अब आया क्लोरोएथेन और आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, कुछ जगह जो बच्चों ने बताया यहाँ पर दिया गया है क्लोरोएथीन दिया गया हुआ है। ठीक है, तो उनके पास ये कंफ्यूजिंग है आंसर का, क्योंकि हम लोग को तो क्वेश्चन की इसकी शीट मिलती नहीं, जो बच्चों ने बताया उसी के बेस में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्लोरोएथेन होगा, तो यानी कि ये रिएक्शन करने पे याद रखिए कि अगर हम लोग इसी को मान के चले, CH3CH2Cl की एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यानी कि ये Cl इसके साथ चला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बनाएगा AlCl4 माइनस, और ये बनाएगा CH3CH2+, ये बनाएगा। ये कर सकता है रिएक्शन, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन क्लोरोएथीन होगा तो डबल बॉन्ड की वजह से ये बिल्कुल नहीं कर सकता। बेंजीन और ये भी डबल बॉन्ड यानी विथड्राइंग ग्रुप की वजह से ये करते ही नहीं। हमने माना अगर मान लीजिए क्लोरोएथेन हुआ तो कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले को देखिए उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी दूसरा वाला बेटा यहाँ बता रहे हैं, ये है
ये है आइसोप्रोपिल, इसकी हम लोग एनहाइड्रस AlC3 लुइस एसिड के साथ करेंगे, तो यानी कि ये इसको लेके निकल जाएगा, क्योंकि लुइस एसिड ये बेस, ये बनेगा AlCl4 माइनस, और यानी कि ये ध्यान दीजिए CH3CH प्लस CH3। याद रखिए ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये बेटा जी क्या है, ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और हम लोगों को मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, ठीक है। काट दीजिए। तो क्या रहता है कि उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी जो रहता है ज़्यादा स्टेबल बनाता है प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो यानी कि यहाँ पर अटैक कौन करेगा, ध्यान से समझिएगा कि प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये बनाएगा स्टेबल प्रोडक्ट, ये क्या बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा इनके कंपैरिजन में। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर कैसा हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। फिर से समझिए, ये अगर एथीन हुआ, बेंजीन हुआ, या बेंजीन ये हो गया, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि डबल बॉन्डेड है, विड्राइंग नेचर के हैं। अगर हम मानते हैं क्लोरोएथीन की जगह क्लोरोएथेन हो, जो बच्चे क्लियर नहीं बता पाए थे, तो अगर क्लोरोएथेन के लेते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये बनाएगा सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये बनाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनाएगा, तो यानी कि यहां पर कौन आएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यानी कि CH3 CHCl CH3 ये बेस्ट बनाएगा, यानी इसका सही आंसर यही होगा। तो बेटा जी यानी कि हम लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर मिल गए इन सभी के। तो अब आपको समझने वाली बात है, यही लास्ट क्वेश्चन था, ये 8 क्वेश्चन लगभग मिले हैं और यही क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन यानी ऑर्गेनिक से केवल एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, मॉड्यूल को यूज़ किया होगा मेजर कल्सी क्लासेस के लिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपने क्वेश्चन लगभग 8 में से 8 ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए होंगे। और मैंने पैनल में भी आपसे कह रखा, मैं बहुत उत्साहित हूँ बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी लगभग एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, और भगवान की दया से लगभग वैसे ही हुआ, ठीक है। तो आगे वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेट विशेष जो आप आगे नेक्स्ट देंगे, और इसके लिए भी आपको विशेष, यानी आपने अच्छी तरीके से किया होगा। तो आज तक के लिए केमिस्ट्री में इतना ही। जय हिंद। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है, ठीक वैसे ही एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा आपके एमएनएस का एग्जाम पेपर आपने दे करके आए थे, तो वहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस थे कुछ बहुत ही सिंपल टाइप के थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा आपको वहाँ पे टिपिकल टाइप के भी थे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जनरल एक आपको बायोलॉजी के तौर पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जितने बच्चों के द्वारा जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका तो पेपर आउट होता नहीं है मार्केट में या फिर इस तरीके से नेट पे, तो बच्चों के द्वारा जो पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो उसी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के हम आप आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे और उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए उनको हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो दोनों मीटिंग को मिला करके, कुछ क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, कुछ क्वेश्चन जो है इवनिंग शिफ्ट के हैं, क्लियर है। तो वहीं पे सारे क्वेश्चंस को मिला करके आपको आंसर है। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि मिल्क इज, पहला जब क्वेश्चन देखते हैं तो मिल्क इज टर्न्ड इनटू क्योर्ड,
तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मिल्क इज टर्न्ड इनटू क्योर्ड, व्हिच विटामिन्स इंक्रीजेस। तो बात क्वेश्चन आता है कि मिल्क को जब हम कर्ड में बदलते हैं तो कौन सी विटामिन्स वहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। तो आपको पता है कि जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस है। और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या सिंथेसाइज करता है, विटामिन B12 का निर्माण करता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि विटामिन B12 जो होता है वहाँ पे बढ़ जाता है। विटामिन C नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मिल्क में विटामिन C पाया नहीं जाता, तो इसलिए उसका बढ़ने का या इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया था कि हु गेव द क्रोमोजोमल थियरी। ठीक है, किसने क्रोमोजोमल थियरी को दिया था। तो आप सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है, टू द पॉइंट है। तो क्रोमोजोमल थियरी आप इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको पढ़ाया जाता है। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस तो आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे वाल्टर, किसने, वाल्टर सटन एंड टी बावेरी नामक साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने क्या दिया था, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है बट क्वेश्चन की क्रोमोजोमल थियरी पूछा गया था एग्जाम में। तो राइट आंसर जो भी आपको पूछा गया होगा तो राइट आंसर यही होगा, वाल्टर सटन एंड टी बावेरी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मैक, यानी जो स्मैक होता है ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच प्लांट, यानी किस प्लांट से स्मैक ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो स्मैक जो होता है तो प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो उस प्लांट का नाम क्या है, पॉपी प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसका बोटेनिकल नेम आप पढ़ते हैं, ठीक है, पैपावर सोमनीफेरम। बोटेनिकल नेम क्या है, पैपावर सोमनीफेरम। ठीक है, तो पैपावर सोमनीफेरम इज ए बोटेनिकल नेम ऑफ पॉपी प्लांट। क्लियर हो गया। इसी पॉपी प्लांट से यानी क्या होता है, क्या निकलता है, लैटेक्स निकलता है। ठीक है, और इसी लैटेक्स से क्या प्राप्त किया जाता है, स्मैक प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच इज फर्मेंटेड विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या क्या है कि जो फर्मेंटेशन है विदाउट डिस्टिलेशन, तो दो आता है, एक आपका डिस्टिलेशन और दूसरा जब आप पढ़ते हैं नॉन डिस्टिलेशन। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, नॉन डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया है विदाउट डिस्टिलेशन मीन्स नॉन डिस्टिलेशन के बारे में पूछा गया है। तो नॉन डिस्टिलेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या आता है, वाइन, यानी जो शराब होती है वो क्या होती है, नॉन डिस्टिलेशन प्रोडक्ट होती है। बाकी आप पढ़ते हैं कि डिस्टिलेशन के अंतर्गत हमारा क्या आता है, रम आ जाता है, विस्की भी आ जाता है। इसके अलावा आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपने पढ़ा होगा वोदका। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा है, डिस्टिलेशन फर्मेंटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद गिन आपने नाम सुना होगा, ये सब कैसे हैं, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट हैं। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विदाउट डिस्टिलेशन क्या होता है, वाइन जो होता है विदाउट डिस्टिलेशन प्राप्त किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाई कोरोना नेम्ड एज कोरोना, यानी जो कोरोना वायरस है उसका नाम कोरोना क्यों रखा गया। ठीक है, तो कोरोना नाम इसलिए रखा गया, तो आप बताएंगे क्या कि ड्यू टू क्राउन लाइक थॉर्न्स, यानी क्या होता है कि जब आप कोरोना का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऐसे उसके चारों तरफ क्या निकले होते हैं, तो यानी क्राउन के जैसा वहां पे क्या निकले होते हैं, थॉर्न्स निकले होते हैं। उसी के कारण क्या किया गया, यानी किसके, उसके सरफेस पे, ऑन द सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, क्राउन थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, कोरोना नाम दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो कोरोना वायरस को कोरोना क्यों नाम दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए थे आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि वहाँ पे कि जब स्नेक बाइट करता है, यानी जब स्नेक यानी सांप काटता है, तो वहाँ पे क्या कहता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, एंटीवेनम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंटीवेनम दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जो एंटीवेनम है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यानी आप पढ़ते होंगे, टॉपिक आपको पढ़ाया जाता होगा, इम्यूनिटी आपको टॉपिक डिस्कस कराई जाती है। तो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, तो इम्यूनिटी के बारे में बताया जाता है। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे शरीर में प्रोवाइड की जाती है। एक इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। अगर हमको आवश्यकता पड़ने पर, क्या आवश्यकता पड़ने पर अगर रेडीमेड, क्या कि रेडीमेड अगर वहां पे हमको कोई ड्रग्स या मेडिसिन दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है ये क्या होता है, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। क्या होता है कि बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी डिजीज को डेवलपमेंट होने से पहले ही, ठीक है, तब हमको क्या किया जाता है कि तब वहां पे अगर वहां पे वैक्सीन दिया जाता है तो दैट इज क्या कहलाता है, आपका एक्टिव कहलाता है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि क्योंकि सांप के काटने पर दिया जा रहा है तो इसका मतलब हमको आवश्यकता पड़ी है तब दिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। तो राइट आंसर जब आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड तो ठीक है, बट एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होगा, क्योंकि हमको आवश्यकता पड़ने पे दिया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। तो ये आर्टिफिशियल है, बनाया गया है, जरूरत पड़ने पे दिया जा रहा है, एक्वायर्ड हो रही है, बट आगे भी क्या दिया जा रहा है, पैसिव इम्यूनिटी है। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से जब आप पूरा थियरी के बेस पे कॉन्सेप्ट आपका बना रहेगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया था, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो आपको बताया गया कि जब जो मदर मिल्क होता है, क्या होता है, मदर का जो मिल्क होता है, उस मदर के मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, यानी कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बच्चे को, यानी पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और पूछा जा रहा है कि उसमें प्रोटेस्ट करता है न्यू बॉर्न, ठीक है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको सुरक्षा देने का कार्य करता है, तो उसको डिजीज से बचाने के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे कि मदर के मिल्क में क्या पाई जाती है, IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, बच्चे को यानी न्यू बॉर्न बेबी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, IgA हो जाएगा। IgA ये कब प्रोड्यूस होगा कि जब हमारे शरीर में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती है वो क्या कहलाती है, IgA कहलाता है। फिर IG आपने पढ़ा होगा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई एंटीबॉडीज है तो वो कौन है, IgG है, जिसका परसेंटेज कितना है, 70% है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है कि जो ब्लड में आपने पढ़ा होगा, तो ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है, कौन सा पार्ट, प्लाज्मा पार्ट है, तो उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन आपको जो पूछा गया एंटीबॉडीज मदर के मिल्क में या कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होगा तो कौन सा प्रेजेंट होगा, तो राइट आंसर यही आपको देना था, वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, IgA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यह भी पूछा गया था कि वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म्स, यानी वॉल ऑफ ओवरी बनाती क्या है। तो जब आप फ्लावर में पढ़ते होंगे तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, आर्चिगोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी के नाम से जाना जाता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और तीसरा क्या होगा, ओवरी। तीनों को मिला करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। तो कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब यहीं पे पूछा जा रहा है कि वॉल ऑफ ओवरी, यानी ये जो वॉल ऑफ ओवरी है
तो ये क्या बनाती है? तो अब ओवरी के अंदर आपको पता है ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल क्या करता था? तो राइट आंसर अगर जाएंगे तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है। और जो ओवरी वाल होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट वाल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वाल में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रूट वाल को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्प के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन भी दिए गए थे, तो पेरिकार्प दिया गया था, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रूट वाल भी दिया गया था, दैट इज ये भी राइट आंसर हो गया। तो इसका मतलब राइट आंसर कहां पे चला जाएगा? तो बोथ ए एंड बी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि फ्रूट वाल को दूसरा नाम क्या है? पेरिकार्प। और एवरी वाल क्या बनाती है? फ्रूट की वाल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट, तो ये भी आपके देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कौन सी ऐसी फंजाई है ऑप्शन में कि जो क्या होती है? हैलोसिनोजेंस नेचर की होती है। तो हैलोसिनोजेंस जब आप पढ़ते हैं तो जो आपको भ्रम करने वाला, अगर उसको यूज किया जाएगा तो क्या करता है कि जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, और जब नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है तो क्या करता है कि जो हमारे देखने का नजरिया होता है वो चेंज हो जाता है, यानी भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो बात आती है कि ऐसा कौन सा फंजाई है? तो जब वहां पे बात होती है तो यहां पे राइट आंसर जाते हैं तो एमैनिटा, पूरा नाम राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए थोड़ा सा मिस्टेक है, एमैनिटा। ठीक है, तो एमनिटा मस्कोरिया नामक जो फंजाई होती है, ठीक है, जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या होता है? हाईली पॉइजनस फंजाई होती है। कैसी फंजाई होती है? हाईली पॉइजनस। जब इसको आप देखते हैं तो बहुत जहरीली यानी फंजाई होती है, और ये जो होती है इसको मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, बट इसको खाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये मशरूम है जो हाईली पॉइजनस है। अगर भूल चूक से अगर कोई आदमी खा लेता है तो उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको एक कॉमन नेम से हम लोग टोड स्टूल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टोड स्टूल के नाम से जानते हैं। हाईली पॉइजनस होती है और साथ ही साथ हैलोसिनोजेनिक नेचर की भी पाई जाती है। किस नेचर की पाई जाती है? हैलोसिनोजेनिक नेचर की होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी आपका जो मार्केला है तो ये खाने वाला फंजाई है, इसको हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? खाने वाला फंजाई है। इसका कॉमन नेम क्या है? गुच्छी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और न्यूरोस्पोरा जब आप पढ़ते होंगे इसका क्या हो जाएगा? जब आपसे क्वेश्चन कभी आए तो इसका राइट आंसर क्या हो? इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं इसको? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, जिस पे क्या किया गया? जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो सब किस पे किए गए हैं? न्यूरोस्पोरा प्लांट पे किए गए हैं। इसलिए इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, जैसे ड्रोसोफिला में आप पढ़ते हैं कि मार्गन नामक साइंटिस्ट थे तो जिन्होंने मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट, लिंकेज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? ड्रोसोफिला पे। तो वैसे ही प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया जेनेटिक्स से रिलेटेड न्यूरोस्पोरा पे, इसलिए इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से ये जाना जाएगा। और ये जो आपको एक ऑप्शन और वहां पे आया था अस्टिलैगो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्मट फंजाई कहते हैं। तो ये प्लांट में स्मट डिजीज कॉज करती है। कैसी डिजीज कॉज करती है? स्मट डिजीज कॉज करती है। क्लियर हो गया? तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कैंसर सेल, यानी कैंसर सेल होने के पीछे, यानी कोई भी नॉर्मल सेल होती है वो कैंसर सेल में क्यों कन्वर्ट हो जाती है? तो वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा? कैंसर सेल लॉस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कैंसर सेल कौन सी अपनी प्रॉपर्टीज लॉस कर देती है? तो जब आप थियरी के टॉपिक में पढ़ते हैं तो जैसे आपने देखा होगा अगर घर पे गार्जियन प्रेजेंट होते हैं तो गार्जियन के प्रेजेंट पे जो भी वहां पे उनके मेंबर्स होते हैं सब क्या होता है? एक कंट्रोल मैनर में रहते हैं। मतलब उनका सबका क्या होता है? दबाव रहता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? कांटेक्ट में रहने के कारण क्या होता है?
एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, उस कांटेक्ट के रहने के कारण सबका एक दूसरे का प्रेशर रहता है। लेकिन जब वही कांटेक्ट अगर वहां पे गार्जियन का समाप्त हो जाता है तो क्या होते हैं कि बच्चे जो भी होते हैं फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे सेल में भी क्या होता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं, और जब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं तो उनका ग्रोथ जो होता है नॉर्मल तरीके से पाया जाता है। लेकिन जब वही कांटेक्ट समाप्त हो जाता है तो सेल क्या होती है, फ्री हो जाती हैं और फिर क्या होती है, एब नॉर्मल तरीके से डिवाइड करने लगती हैं। और जब एब नॉर्मल तरीके से सेल डिवाइड होने लगती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर के नाम से न जाता है। तो वहां पे क्या पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कांटेक्ट जो इनहिबिशन है वही क्या होता है, कैंसर के कंडीशन में वो समाप्त हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, कैंसर डिजीज होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको एवोल्यूशन टॉपिक से पूछा गया है। एवोल्यूशन आप पढ़ते होंगे, लैमार्क थियरी पढ़ते होंगे, डार्विन की थियरी पढ़ते होंगे, तो वहीं से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी किताब किसने लिखा था। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूरा नाम पढ़ते हैं तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, पूरी बुक का क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पूरी बुक का नाम था। तो वहां पे जो राइट आंसर होगा तो चार्ल्स डार्विन नामक साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो उनकी बुक का नाम यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे एग्जाम में है, एक आपको सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। कहां से, सेल डिवीजन से। तो जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं। तो सेल डिवीजन आपको पढ़ा गया है कि 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, एक इंटरफेज होता है, कौन सा इंटरफेज, एक क्या होता है, यम फेज होता है। जब इंटरफेज में पढ़ते हैं तो इसमें 3 स्टेजेज आते हैं, एक G1 आता है, एक S आता है, एक G2 आता है, और G2 के बाद फिर यम फेज आता है। इसमें आपको प्रोफेज पढ़ते हैं, मेटाफेज पढ़ते हैं और एनाफेज पढ़ते हैं, और फिर क्या पढ़ते हैं आप, टीलोफेज पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब सेल को डिवाइड नहीं होना होता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना होता है, तो यही G1 स्टेज से वो निकल करके कहाँ चली जाती है, G0 स्टेज में चली जाती है, जिसको आप G0 या G0 स्टेज के नाम से जाना जाता है। और इस स्टेज में जा करके उसकी जो सारी ग्रोथ होती है वो सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है, मतलब वहां पे सारी प्रोसेस चलता रहेगा, बट डिवीजन की जो कैपेसिटी होगी फिर वहां से बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल इन G0 फेज, यानी G0 फेज में सेल की क्या कंडीशन होती है। एग्जिस्ट द सेल साइकिल, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सेल साइकिल से एग्जिस्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती, नहीं। इंटर द सेल साइकिल, सेल में भी इंटर नहीं करती। क्लियर हो गया। टर्मिनेट्स द सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल से समाप्त हो जाती हैं, नहीं। तो क्या होता है, सस्पेंड द सेल साइकिल, यानी इनकी जो सेल साइकिल होती है रुक जाती है, बट कभी ऐसा कंडीशन या सिचुएशन डेवलप होता है कि जो उस कंडीशन में अगेन इसमें डिवीजन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपको देना था कि सस्पेंडेड द सेल साइकिल। क्लियर हो गया। फिर और भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो थोड़ा सा जिन्होंने मेहनत किया होगा बायो में तो आसानी से सारे क्वेश्चन को वो कंप्लीट कर लिया होगा। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है, यानी बैक्टीरियल डिजीज पूछा गया था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो टीबी पूछा गया था, तो टीबी आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियल डिजीज है, किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम। किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। तो टीबी हो गया। फिर आपको पूछा क्या गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। फिर आपको डायसेंट्री पूछा गया था, तो डायसेंट्री में जब आप पढ़ते हैं तो साइजेला नामक बैक्टीरिया होती है, उसके द्वारा भी आपको डायसेंट्री पाई जाती है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया, बोथ टीबी एंड डायसेंट्री। तो इसका मतलब राइट आंसर ये होगा। और जब मिसल्स में आप पढ़ते हैं तो मिसल्स का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं खसरा कहते हैं, और ये जो मिसल्स होता है किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर।
तो इस टाइप से बैक्टीरियल डिजीज पूरी आपको लिस्ट पढ़ाई गई थी, कौन कौन सा बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, इन सब के बारे में। तो आपको, और यहां से आपके एग्जाम में डिजीज से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते रहते हैं, तो इसलिए देखिए यहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन अगला क्या है कि ए डायप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस, तो डायप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एंड ए हैप्लॉयड पेरेंट्स प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट, यानी जो हैप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो यानी क्लियर हो गया। तो राइट आंसर जब हम देखेंगे तो डायप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, हैप्लॉयड गैमेट, एंड हैप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेगी, हैप्लॉयड गैमेट। तो दोनों का हैप्लॉयड ही होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, यानी ए राइट आंसर हो गया, तो दोनों हैप्लॉयड हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया था। ठीक, अगला क्या पूछा गया है, पूछा गया था कि आपको तंबाकू में यानी टोबैको में यानी कौन सा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है। तो टोबैको में आप पढ़ते आए होंगे सब दिन से, टोबैको में क्या पाया जाता है, निकोटीन। क्या पाया जाता है, टोबैको में निकोटीन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी आपको है। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था सेंट्रल न्यूरल स्टिमुलेंट, यानी जो न्यूरल स्टिमुलेंट का काम करता है, तो विच लॉग द एंट्री ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज जाता है, तो जब हम कुछ ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं तो क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोसेस को क्या करता है, रोक देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कौन सा है, तो वहां पे आपके पास तो ऑप्शन दिए गए थे इस टाइप के, तो कोकीन एंड डोपामाइन जो केमिकल्स होते हैं, यही क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रोसेस होता है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था एक और कि क्वेरिकस ट्री, तो आपका ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायो में भी आप रख सकते हैं। तो पूछा गया था क्वेरिकस ट्री आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब किस टाइप के फॉरेस्ट में क्वेरिकस ट्री पाया जाता है। तो जब हम लोग देखते हैं तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये क्या होता है, क्वेरिकस नामक प्लांट आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। फिर अगला पूछा गया था कि येलो फीवर, कौन सा फीवर, येलो फीवर काज्ड बाई अरबो वायरस के द्वारा होता है। फिर पूछा गया था किसके द्वारा स्प्रेड होता है, यहां पे आपके ऑप्शन क्या पूछे गए थे कि स्प्रेड कौन करने का काम करता है, यानी येलो फीवर स्प्रेड कौन करेगा, तो येलो फीवर तो किसके द्वारा स्प्रेड होगा, एडीज मॉस्किटोस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एडीज मॉस्किटोस पाए जाते हैं। उस एडीज के थ्रू आपका येलो फीवर का क्या होता है, स्प्रेड होता है। लेकिन येलो फीवर किसके द्वारा होता है, अरबो वायरस के द्वारा कॉज्ड होता है। क्लियर हो गया। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको डाइजेशन से, कहां से पूछा गया था, डाइजेशन से क्वेश्चन आया था। और वो डाइजेशन से जब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो पूछा गया कि स्टमक में एचसीएल का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ एचसीएल इन स्टमक। तो एचसीएल क्या करता है कि वहां पे जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, फिर हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। तो उसके सेल के ढेर सारे फंक्शन होंगे। तो एक्टिवेशन ऑफ एमाइलेज, एमाइलेज को एक्टिवेट नहीं करता है, पहला ऑप्शन। फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलनी स्टार्ट होती है, तो भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। डिजॉल्व इंजाइम, इंजाइम को डिजॉल्व नहीं करता। तो एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। आपको पता होगा पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव रहते हैं, और जब HCl से मिलता है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। किसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आया, फिर आपको डिजीज से ही पूछा गया है। ठीक है, तो
यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि एड्स आर डायग्नोसिस बाय, तो यानी जो एड्स की जो टेक्निक है हम किस प्रोसेस के थ्रू उसको डायग्नोस करते हैं। तो आपकी बात आती है कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है एलिसा, तो एलिसा के थ्रू हम एड्स को डायग्नोस करते हैं। लेकिन आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया गया है कि जो पीसीआर हमारी टेक्निक है वो भी वहां पे एड्स यानी कि रोग को पता लगाने में किया जाता है। तो लेकिन आपका राइट आंसर यहां पे क्या देंगे, एलिसा आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों ने पूछा था कि ऑप्शन में एलिसा भी आया था, पीसीआर भी आया था, तो वहां पे तो बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर के भी थ्रू एड्स की जांच किया जाता है, एलिसा के भी टेस्ट की। अब एग्जैक्ट क्या पूछा गया था क्लियर नहीं है, तो इसलिए आपको बताएंगे एड्स की डायग्नोस किसके द्वारा, एलिसा के भी द्वारा होगा और पीसीआर के भी थ्रू चलता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर कुछ अगला क्वेश्चन क्या है जो आपको नर्वस सिस्टम से पूछा गया था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था नर्वस सिस्टम से, तो बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, यानी जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस होता है। सिंपल सा डायरेक्ट आपको सरफेस क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर हो गया। सेरिबेलम एक ऑप्शन है, तो बैलेंस बनाने का काम आता है, ठीक है। बाकी सेरिब्रम जो है तो क्या है, किसका पार्ट है, मतलब वहां पे तो फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जो आपको थिंकिंग का इन सब के प्रोसेस को वो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन फिर आपको फंजाई से पूछा गया, मींस दैट इज प्लांट किंगडम से क्वेश्चन उठाया गया कि व्हिच इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, यानी फंजाई का एग्जाम्पल कौन नहीं है। तो फंजाई में जब आप पढ़ते हैं तो ट्राइकोफाइटान फंजाई है, किससे बिलोंग करता है, तो ड्यूट्रोमाइसीड से। किससे बिलोंग करेगा, ड्यूट्रोमाइसीड। ये भी किससे बिलोंग करेगा, ये भी ड्यूट्रोमाइसीड से। माइक्रोस्पोरम ये भी किससे बिलोंग करता है, ड्यूट्रोमाइसीड से। और जब आपने पढ़ा होगा कि ये ह्यूमन में क्या काज करते हैं, रिंग वर्म, कौन सा डिजीज, रिंग वर्म डिजीज कॉज करते हैं, ड्यूट्रोमाइसिड से पूछा गया था। तो माइक्रोस्पोरम करके ये फंजाई का नाम नहीं है, तो इसलिए आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कौन सा फंजाई नहीं है, यानी फंजाई से क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर अगला जो है यहां पे पूछा गया है कि चूज द इनकरेक्ट आंसर, यानी इनकरेक्ट क्या होगा। तो मलेरिया जो होगा प्लाज्मोडियम के द्वारा होगा, इस टाइप के। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होगा। प्लेग जो होगा किसके द्वारा होगा, अर्सेनिया पेस्टिस के द्वारा होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि सिफिलिस, तो इस टाइप से ऑप्शन आए थे डिजीज से, तो ऑप्शन क्या था, तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि यहाँ पे सिफिलिस में क्या रखा गया था। तो ट्राइकोफाइटान नहीं होगा, तो यहाँ पे सिफिलिस में जब आप पढ़ते हैं तो ट्रिपैनीमा, ठीक है, पैलिडियम, ट्रिपैनीमा पैलिडियम नामक फंगस से सिफिलिस डिजीज होता है। तो राइट आंसर जो सिफिलिस का था वही इनकरेक्ट था, ठीक है। तो वहां पे आगे हम लोग चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्लांट वायरस व्हिच क्रिस्टलाइज्ड बाय, यानी प्लांट वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया था। तो प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था, स्टेनले ने फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी प्लांट वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। बाकी एक आता है बेंजरिक नामक साइंटिस्ट, नाम सुनते होंगे, तो इन्होंने एक टॉपिक दिया था कोंटाजियम, क्या दिया था, कोंटाजियम वाइबम फ्लूडम। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो कोंटाजियम वाइबम फ्लूडम यानी नामक, यानी वहां पे उन्होंने एक थ्योरी अपना दिया था, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। तो वो बेंजरिंग का था, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके, फिर अगला क्वेश्चन आपको फिर प्लांट किंगडम यानी बैक्टीरिया से क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन था, तो द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक से
या फिर किसी होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो बैक्टीरिया में आपको पता है होल्ड फास्ट नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? ये आपको कहाँ मिलेगा? एलगी में पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा होल्ड फास्ट, ठीक है, जैसे यूलोथ्रिक्स वगैरह हो गया, इन सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइजोइड्स कहाँ पाया जाता है? ब्रायोफाइट में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा होगा कि राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मीसोसोम क्या होता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो किस में हेल्प करता है? रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा। तो इस टाइप से तो आपको क्या हो गया कि फिम्ब्री वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करती हैं। दैट मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं बने होंगे तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्लियर नहीं होंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जब किसके साथ जुड़ते हैं? पेंटोस शुगर के साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। अब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं? फास्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो इसमें हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं? तो सफिक्स में नाइलिक एसिड लगाएंगे। क्या लगाते हैं? नाइलिक एसिड, या फिर हम लोग डाइलिक एसिड सफिक्स लगाते हैं। या तो डाइलिक एसिड लिखा जाएगा या तो नाइलिक एसिड लिखा जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में तो यहाँ पे, और जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो इसका जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं, तो इसमें सफिक्स में क्या होता है? साइन लगाया जाता है या फिर डाइन लगाया जाता है। जैसे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, इस टाइप से सफिक्स वहां पे लगाए जाते हैं। तो थाइमिडीन हो गया, दैट इज न्यूक्लियोसाइड हो गया। साइटोसिन हो गया, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। क्या हो जाएगा? इस टाइप से न्यूक्लियोसाइड, ये भी आपका न्यूक्लियोसाइड। थाइमिन, तो ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिडाइलिक एसिड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? सफिक्स डाइलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है? डाइलिक एसिड लगा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिडाइलिक। तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि जहां पे नाइलिक या डाइलिक लग जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि वेयर सेकेंड oocyte फॉर्म्ड, यानी सेकेंड oocyte कहां बनता है। तो सेकेंडरी oocyte की जब बात आती है तो सेकेंडरी oocyte क्या होती है कि वहां पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बनती है। कहां बनती है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में वहां पे बनती हैं सेकेंडरी oocyte। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जब देखते हैं तो अगला क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी से पूछा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब परमेबिलिटी के बारे में देखते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अगला जब हम लोग देखते हैं तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो बने थे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देखते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने थे। फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया था, प्लांट आयरन को किस फार्म में लेते हैं। तो प्लांट जनरली आप मोस्ट कॉमन मेथड जो जिस फार्म में लेते हैं वो फेरिक आयन के रूप में लेते हैं। तो राइट आंसर फेरिक आयन आप लगा देंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाइकेन से, तो व्हाट स्पेसीज आर द फर्स्ट स्पीसीज टू कोलोनाइज दिस, ठीक है, टू कोलोनाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ एरिया या न्यू क्रिएटेड इन्वायरमेंट। यानी न्यू क्रिएटेड इन्वायरमेंट में सबसे पहले अगर वहां पे कोई भी स्पीसीज वहां पे आ करके कॉलोनाइज होता है, सबसे पहले आता है, तो उस स्पीसीज को क्या कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि लाइकेन का जब पढ़ते हैं
तो लाइकेन क्या करता है कि जब किसी बैरन एरिया पे जाता है, कहाँ जाता है, तो बैरन एरिया पे जाता है, तो वहां पे जब कॉलोनाइज होता है तो वहां पे उस स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, पायोनियर स्पीसीज के नाम से जाना जाएगा। यानी जो फर्स्ट स्पीसीज किसी न्यू एरिया पे पहुंचती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीसीज कहेंगे। दैट इज राइट आंसर, पायोनियर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते थे और बनेंगे भी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए फिर आगे देखिए, लाइकेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला पूछा गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बायोकेमिकल ना एंजाइम ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में एंजाइम का क्या रोल होता है, तो एंजाइम हमेशा याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी जब आप कैटालिस्ट पढ़ते हैं तो इंक्रीज भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं, बट एंजाइम केवल क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे, और जो भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हो कि जो क्वेश्चन अगर यहाँ पे नहीं हो पाए होंगे तो प्लीज जरूर आप उस क्वेश्चन को कमेंट करिए, तो उसका भी राइट आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।